नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाजपा के लोकसभा चुनावों को लेकर मिशन के ऊपर। भाजपा ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कर नए अध्यक्ष बिंदल जी और महामंत्री सिद्धार्थन जी का स्वागत किया। बिंदल जी ने अपनी कार्य योजना रखी कि किस तरह से हम जो लगातार प्रदेश में हमारी हार हो रही है और उसी हार में से जीत का रास्ता हम बनाएंगे। क्योंकि भाजपा, उनका कहना था कि भाजपा ने पहले भी बहुत हारें देखी लेकिन उसी के बीच में जीत का रास्ता बनाया है और ये दौर भी उनके लिए कोई नया दौर नहीं है। थोड़ी मेहनत की जरूरत है, वर्कर में उत्साह भरने की जरूरत है। क्योंकि बिंदल जी का कहना था कि हम 1% से भी कम 0.9% के मार्जिन से विधानसभा चुनावों में हारे हैं। तो लोकसभा में जीत को सुनिश्चित करना कोई बड़ी बात नहीं है और इसके लिए उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने जिलों के दौरे शुरू कर दिए हैं। मीरपुर पार्लियामेंट से उन्होंने शुरुआत की है। वर्करों को आपस में जोड़ना और पुराने वर्करों के घरों में जाना, और जो लोग भाजपा से किसी प्रकार से नाराज हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरी पार्टी का दामन थामा है, ऐसे परिवारों की पहचान भी बीजेपी ने करने जा रही है और उनके घरों में दस्तक देगी। वहीं भाजपा ने तय किया है कि हम जो गारंटियां हैं, जो कांग्रेस सरकार ने गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों को लेके उनकी जो सच्चाई है उसके बारे में भी जनता को अवगत कराया जाएगा। केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। केंद्र ने हिमाचल के लिए खासकर क्या किया उसका भी पूरा व्याख्यान किया जाएगा घर घर जाकर। वहीं पिछली जयराम सरकार ने 5 साल में क्या निर्णय लिए उस पर भी चर्चा की जाएगी। जहां तक 950 संस्थान बंद करने का सवाल है, कांग्रेस ने सत्ता में आते जो संस्थान बंद किए हैं उनको भी एक बड़ा मुद्दा पार्टी अब फील्ड में बनाएगी। ना कि वो बाहरी बाहरी मुद्दा नहीं रहेगा, विधानसभा में चर्चा होगी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब वो फील्ड स्तर पे मुद्दा होगा। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं अधीर रोहाल जी, तो वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय शर्मा जी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार संजय जी। और भाजपा के पूर्व नेता प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है प्रवीण जी। तो मैं सबसे पहले अधीर जी से जानना चाहूंगा कि भाजपा की बैठक भी आपने देखा, बैठक हुई और बिंदल जी के आने के बाद थोड़ा बहुत पार्टी में कहीं ना कहीं हलचल मची है। तो इन सब चीजों को, लोकसभा चुनावों को, क्या ऐसी स्थिति, लगातार चुनाव हार रही थी भाजपा, क्या ऐसी स्थिति में अब भाजपा जीत का रास्ता देख सकती है? जी अधीर जी। जी राजीव जी, सभी को नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार। सीधी सी बात है राजीव जी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, कम से कम पिछले 9-10 वर्षों में जो लोकतांत्रिक जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है, उसमें जी चुनाव बड़े अच्छे और संगठित ढंग से लड़ती है। जी साफ सी बात है कि हम सभी को पता है कि 4 उपचुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और इन बिटवीन ही हमारे जो नए नगर निगम बने थे उसमें भी 2 में हार का सामना करना पड़ा और अब शिमला नगर निगम का चुनाव। इन चुनाव में निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, कि पिछले 9-10 वर्षों से बड़े ही संगठित, सुनियोजित और एक प्लान तरीके से चुनाव लड़ती आई है। और अब जैसे हमने देखा कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेशाध्यक्ष जो हैं इनके उसमें परिवर्तन किया है और डॉक्टर राजीव बिंदल को प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। पिछले लगभग 2.5 दशकों से 1999 से हिमाचल की राजनीति में मैं और आप और हम सभी देखते आ रहे हैं, तो और पत्रकार भी, कि राजीव बिंदल की जो सलाहियत है संगठन के अंदर, जिस तरह से वो अपने प्रबंधन है उनका पार्टी को लेकर और चुनावी प्रक्रिया दोनों को लेकर, संगठन भी और लोकतांत्रिक जो चुनावी प्रक्रिया है, दोनों में ही उनकी सलाहियत किसी से छुपी नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो एक बड़े ही अच्छे ढंग से काम करता है। और सभी को पता है कि अब लगभग 10-11 महीने लोकसभा चुनाव में बचे हैं और सभी जो राजनीतिक दल है निस्संदेह वो अब विधानसभा चुनाव के बाद आगे की तैयारियां शुरू करेंगे। और हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो, किसी राज्य का चुनाव हो, एक चुनाव जीतने या हारने के बाद वो अगले ही दिन दूसरे राज्य में जाते हैं।
जहां अगला चुनाव होगा। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल पर जब उत्तराखंड के चुनाव हुए थे पिछले साल, माफ कीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, तो उसके बाद अगले ही दिन जब चुनाव नतीजे आए तो गुजरात पहुंच गए। तो इसी तरह इस बार जब कर्नाटक का चुनाव खत्म होता है तो मोदी साहब अगले ही दिन राजस्थान चल जाते हैं, क्योंकि वहां चुनाव था। तो अब जी हिमाचल भी उसी तरह से, उसी जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ता है, उसमें चुनाव आगे की दिशा में बढ़ रही है। और जी भारतीय जनता पार्टी का भी जो चिंतन मंथन शिविर हुआ है और जो आगे अब 4 लोकसभा सीटों पे चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती रहेगी। क्योंकि देखिए 3 चुनाव ये हारे हैं और अब आगे के लोकसभा चुनाव की 4 सीटें जीतने की चुनौती इसलिए है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चारों लोकसभा सीटें बहुत बड़े अंतर से जीती थी, जैसा हम सभी जानते हैं। और एक आखिरी बात और जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती इसलिए भी बहुत बड़ी है, ये सभी मानेंगे, भले ये छोटा प्रदेश है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है इस समय, भारतीय जनता पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो हिमाचल से आते हैं। तो उनकी जवाबदेही भी केंद्र में कहीं ना कहीं बनती है। पिछले जो 3 चुनाव हारी है भाजपा, तो उसका जवाब भी वहां केंद्रीय नेतृत्व को देना पड़ता है। और साथ में अनुराग ठाकुर हिमाचल से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो अब जो भले ही 4 लोकसभा सीटें हैं प्रदेश में, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस बड़े ही मजबूत और संगठित तरीके से रहेगा और उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी अभी से शुरू कर चुकी है। जी जी संजय जी, आपने सुना अभी अधीर जी को भी कि आपकी पार्टी ने अब चिंतन मंथन करके फिर से, बिंदल जी ने एक बड़ी स्पष्ट सी बात कही है कि हम हार से जीत का रास्ता निकालेंगे और हमें ये आता है। आज तक हमने पहले चुनाव जो भी हारे हैं, लेकिन उसके बाद हमने जो काम किया है हम जीत की तरफ बढ़े हैं। तो आपकी पार्टी अब क्या, किस तरह से जनता के बीच में जाना कर रही है और क्या क्या योजनाएं लेके जा रही है, क्या प्लानिंग है उसकी? जी संजय जी। देखिए पथरिया जी, हमने जब सफर 1984 में शुरू किया है, हम 2 रह गए थे पूरे देश के अंदर, हमारी 2 सीटें थी और आज हम देश में 303 के नंबर पे पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे इस नंबर पे जो है वो हिमाचल को मिलाकर के हम इस नंबर से आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, राजीव बिंदल जी बहुत ही कर्मशील प्राणी है और व्यवहारिक, धरती के ऊपर व्यवहारिक रूप से काम करने वाले नेता हैं, जुझारू नेता हैं। निश्चित तौर पे उनके अध्यक्ष बनने से जो है वो संगठन को एक नई ऊर्जा मिली है और जो कुछ इकाइयां जो चुनाव के बाद जो है कुछ लगा था कि शायद कांग्रेस कोई बहुत बड़ा प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के नाम के ऊपर जो आई है, वो कोई ऐसा परिवर्तन लाएंगे जिससे कि प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ झुकती चली जाएगी। लेकिन पिछले 5 महीनों में कोई ऐसी बात देखने में नहीं आई। जिन गारंटियों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है वो आई थी, सिवाय ओपीएस को थोड़ा सा परिवर्तन करके लागू करने का प्रयत्न जरूर कर रही है, लेकिन बाकी गारंटियां महिलाओं के प्रति जो 1500 रुपया महीने का जो इन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर लागू किया जाएगा, उसके अंदर भी जो है वो अब ये चयन कर रहे हैं कि कभी पांगी से शुरू कर रहे हैं, कभी लाहौल से शुरू कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज भी प्रश्न है कि 23 लाख से अधिक महिलाएं जो है वो आज कांग्रेस की तरफ निहार रही हैं कि उनको 1500 रुपया उन महिलाओं के खाते में कब आएगा। और इसी तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जो है वो आने वाले 1 वर्ष के अंदर जो है वो कटघरे में खड़ा करेगी। जहां पे जिन जिलों में कोई कमी रही है, जिन लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा इकाइयों में कोई कमी है, उन कमियों को दूर करके जो है वो संगठन को मूल चूल परिवर्तन करके इसको आगे बढ़ाने का काम और 4 की 4 लोकसभा सीटें जीतने का काम, राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो भी निश्चित तौर पे मायने रखते हैं। भ्रष्टाचार जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और पिछले 9 वर्षों के अंदर केंद्र के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं लगा है। ये सारी चीजें जो है वो आने वाले चुनाव के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जीत का रास्ता दिखाएंगे। जी, इसमें संजय जी जो गारंटियां हैं, गारंटियों में आपने भी जैसे कहा कि ओपीएस को इन्होंने आंशिक रूप से लागू करने का प्रयास किया है, फ्री बिजली की बात है, बाकी बातें हैं। अभी भी आपके लोग जो जा रहे हैं फील्ड में, उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो क्या इसको एक बड़े पैमाने पे कोई आंदोलन बनाया जाएगा सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ आने वाले समय में?
लोकसभा चुनावों को लेकर? बिल्कुल आंदोलन के रूप में अभी तो जो 125 यूनिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जयराम जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, हम देते थे, वो भी बंद कर दिया गया है। महिलाओं को बसों के अंदर जो मुफ्त यात्रा है, यात्रा का जो प्रावधान किया था, उसके ऊपर भी कांग्रेस चुप है। इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है वो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन भी चलाएगी और कांग्रेस को हर स्तर पे, बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा के स्तर पर लेकर के लोकसभा के स्तर तक इन मुद्दों को उठाया जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो निश्चित तौर पे आज भी जो है, बल्कि उसका जो है वो बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले दरवाजे से जो है वो बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस जो है वो इससे बच नहीं सकती है। कांग्रेस को आखिरकार इसका जवाब देना होगा। आप शिमला का जो है वो बेशक कारपोरेशन का चुनाव कांग्रेस जीत गई है, लेकिन आपने देखा होगा जितने भी उपचुनाव, चाहे वो उप प्रधान, चाहे प्रधान, चाहे बीडीसी, चाहे जिला परिषद, उन सभी चुनाव के अंदर रूरल क्षेत्र के अंदर जितना भी जो है वो चुनाव हुए हैं, उनमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। तो ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर कारपोरेशन जो है वो शिमला कारपोरेशन जो है उसके अंदर जो है अभी सरकार बनी थी, एम्प्लॉई क्षेत्र जो है वहां पे कर्मचारियों का जो है वो कर्मचारी बहुल क्षेत्र है। ऊपर के क्षेत्र में हमारी स्थिति कमजोर थी, लेकिन बहुत से लोग जो है वो शिमला के ऊपरी क्षेत्र जी संजय जी। तो प्रवीण जी, अभी आप हमारे लिए सबक है और पूरे बाकी जो है। जी प्रवीण जी, बिंदल जी का कहना है कि हम 1% से भी कम मतों पे चुनाव हारे हैं विधानसभा का, लेकिन बहुत ज्यादा मतों से लोकसभा का जीते भी थे। 4-4 लाख की लीड थी हलकों में, 4.25 लाख की, मतलब बहुत भयंकर लीड थी। लेकिन उसके बाद ये लीड बिल्कुल सिमट के माइनस में आ गई। तो प्रवीण जी, आपको क्या लगता है कि भाजपा को अब कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी इन लोकसभा चुनावों को जीतने के लिए? जी प्रवीण। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर राजीव बिंदल जी कर रहे हैं, शायद उनकी जगह कोई और प्रदेश अध्यक्ष होता, वो भी यही बात करता कि जो बड़ी बुरी तरह से पार्टी टूट चुकी है, उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने की बात है। ये वो खुद को सांत्वना दे रहे हैं कि हम 1% से हारे। यही सांत्वना वो कर्नाटक में भी दिए जा रहे हैं कि हम 0.5% मतों से हारे। कि पहले हम लोगों को पिछली बार 36.5 मिले थे कर्नाटका में, अब हमें 36% मिले, हम सिर्फ 5% से हारे। ये तो जनता दल के वोट थे जो कांग्रेस ने ले लिए। पर सच्चाई वही है कि वहां पे जो दक्षिण भारत है, वहां भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हो गया हुआ है। अब उत्तर भारत में भी आ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी थी। इसके अलावा तो हम लोग सब जगह यहाँ पे भी खो चुके हैं। दिल्ली हम जा चुके हैं, राजस्थान हम खत्म हो चुके हैं, पंजाब में हम लोग बचे नहीं है, हरियाणा में किसी तरह से सरकार चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हम लोग है नहीं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी की है, वो आत्म विश्लेषण करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतृत्व ने छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है इन लोगों की, कि इनकी कथनी और करनियों के बीच में अंतर आ गया हुआ है। अब जो सबसे बड़ी मुश्किल है, बिल्कुल जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे वो 70% है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह सकते हैं कि उस समय परिस्थितियां अलग थी। अरे 70% लोगों ने हिमाचल के आपके ऊपर विश्वास किया था। आपने क्या किया? आपने उस विश्वास को तोड़ दिया। आप उत्तर के 43% के ऊपर आ गए। 27%, लगभग 10 लाख लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। आप पिछले चुनाव में 49% वोट लेकर आए थे, आपने पहुंचा कहां दिया? 43% के ऊपर। अब क्या कह रहे हैं कि 1% से हारे आप लोग। आप लोगों के ऊपर 6%, मतलब 3 लाख लोगों ने सीधे आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया। आप क्या कहोगे जाके कि कांग्रेस ने अपनी गारंटियां पूरी नहीं की? अरे कांग्रेस तो नंगी थी, कब जैसे अपने वायदे पूरे किए हैं। इन्होंने तो कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हम घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, इन्होंने वो नहीं किया। पर हमने क्या किया? हमने भी तो वही ढोलिया ना। हमने बोला 53 नेशनल हाईवे देंगे, दिए नहीं? बिल्कुल। लोग हमारे पास तो जाएंगे नहीं, यही पूछेंगे कि भाई साहब आपको भी तो 5 वर्ष दिए थे, आपने पूरे क्यों नहीं किए?
मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आत्म विश्लेषण करना चाहिए। ये सोच दिमाग से निकाल दे कि हम कांग्रेस की कमजोरियां ढूंढेंगे। उनको अपनी ताकत, भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता है। उसके कार्यकर्ता में फिर से विश्वास जताना पड़ेगा कि अब जो हम कहेंगे उसके ऊपर खरा उतरेंगे। अगर वो ये कहेंगे कि बागी वापस नहीं लेने हैं तो मत लीजिए, कम से कम इतना जरूर करके देखिए, आपके कार्यकर्ताओं का विश्वास बन जाएगा। परंतु जब परिस्थितियां विपरीत होती है तब आप उनको ले आते हो, जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तब कार्यकर्ता को लात मार देते हो। मेरे सामने संजय जी जैसे व्यक्ति हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा है जीवन में। आज स्वीकार करने में मुझे कोई नहीं थी कि जब मैं 2006 में आया था उससे पहले इन जैसे कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन दे दिया था। क्या मिला? 5 साल इनसे पूछे कि 5 साल आप कहां थे भाई साहब। अब इनको फिर से स्टूडियो पे बिठाया जाएगा, इन जैसे कार्यकर्ताओं से 5 वर्षों तक मेहनत करवाई जाएगी, 5 वर्षों तक विपक्ष में ये लोग लड़ेंगे, फिर सत्ता का स्वाद चखने के लिए कुछ और लोग आ जाएंगे, फिर उनके मित्र आ जाएंगे। उस टाइम जो वायदे किए जाएंगे कि इन जैसे लोगों को हम सत्ता पे नहीं लाएंगे, फिर वही आएंगे। ये बीजेपी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन बीजेपी इस प्रॉब्लम से पार पा लेगी उस दिन बीजेपी का भला हो जाएगा। बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा सकती, यहाँ पे बीजेपी को नेतृत्व की जो बातें हैं वही हराती है। जी प्रवीण जी, एक मैंने वर्गीकरण देखा है आपके पिछले 5 सालों में सरकार में। एक वर्गीकरण हुआ है वर्कर का। वो वर्गीकरण 2 तरह का था। एक तो था कि ये धूमल जी के लोग हैं, दूसरा वर्गीकरण था कि एबीपी के लोगों को तरजीह दी जाए, ये एबीपी के इनको यहाँ भी लगाओ वहां भी लगाओ, इनको ये करो, बड़ा एक प्रोटोकॉल भी दिया जाता था। ऐसा वर्गीकरण पहले कभी भाजपा में आपने देखा था क्या? जी प्रवीण जी। नहीं, वर्गीकरण देखो, गुटिज्म मुझे लगता है कि हर पार्टी में ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि एक व्यक्ति होता है, उसके प्रिय होते हैं, हो सकता है कल आप सत्ता में और आपको प्रवीण पसंद है तो आप प्रवीण को अपने साथ रखेंगे, परंतु दूसरे व्यक्तियों की जो पार्टी के प्रति जो उनके कार्य थे उसको भी नकारा नहीं जाता था। जी एबीवीपी के लोगों को लाया जाए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी एबीवीपी से रहा हूं, बहुत लंबा समय अपने जीवन का एबीवीपी को दिया है। संजय भाई साहब जैसे लोगों ने भी अपना जीवन दिया हुआ है। परंतु पार्टी के विधिन पार्टी भी बना लेना, संगठन के भीतर भी संगठन बना लेना, ये सच में ही गलत था। बात रही धूमल जी के प्रति हम लोगों का समर्पण। धूमल जी ने 1998 में भारतीय जनता पार्टी जिताई। धूमल जी ने 2007 में भारतीय जनता पार्टी को जिताया। धूमल जी ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जिताया। एक पूरी पीढ़ी उनको देखते देखते बढ़ी। उनके प्रति निश्चय ही सम्मान हर व्यक्ति के मन में है, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उनके अंदर जो सम्मान था उससे कम सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लिए था। पहले हम भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, उसके बाद किसी व्यक्ति के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, पर नेतृत्व के प्रति हर कार्यकर्ता का सम्मान हमेशा बना रहता है। परंतु जिस तरह से व्यक्तियों को व्यक्तियों के साथ जोड़ा गया हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर से खतरे की घंटी है। जी अधीर जी, मेरा सवाल प्रवीण जी से यही था कि मेरा सवाल गुटबाजी नहीं, एक वर्गीकरण था। वो बहुत से लोगों की, आम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिछले 5 साल में शिकायत रही है कि मैं कभी एबीपी में नहीं रहा, मैं कभी आरएसएस में नहीं रहा, इसलिए मेरी पूछ नहीं है। और ऐसे लाखों कार्यकर्ता थे जो पार्टी से छिटक गए और कहीं ना कहीं चुनावों के दौरान वो घरों में बैठे रहे। तो ये आपने भी अपने पत्रकारिता के जीवन में ये चीजें 5 साल में देखी हैं पिछली सरकार में। तो आपको नहीं लगता कि उससे भी उबर पाना बहुत बड़ा बिंदल जी के लिए अब संकट होगा लोकसभा चुनावों में? जी अधीर जी। जी बिल्कुल राजीव जी, एक चीज देखिए कि जो पिछला अभी नवंबर में विधानसभा चुनाव हुआ, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। हम सब ने देखा कि प्रधानमंत्री को एक जो पूर्व राज्यसभा के हमारे मेंबर थे पाल परमार, उन्हें फोन करना पड़ा। वो फोन क्यों करना पड़ा? हम 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी ने वो फोन कॉल सुनी है, जैसा भी प्रवीण जी ने कहा और सारी चीजें हैं। तो वो फोन वो जो अंदेशा प्रवीण जी जता रहे हैं और जो पिछले 5 साल की बात आप कर रहे हैं, हम सभी ने देखा कि पार्टी में जो एक विभाजन है, और वो विभाजन यही नहीं है, वो विभाजन अब हमने कर्नाटक में देखा है कि कहीं ना जो पार्टी है वो एक व्यक्ति के ऊपर आश्रित होती जा रही है। अब अगर हिमाचल प्रदेश में संगठन कमजोर है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही थी, तो अचानक नरेंद्र मोदी आकर कौन सी जादू की
थे भारतीय जनता पार्टी को जिता देते हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि 11-12 सीटों पर वहां पर जो उनके रेबल्स थे वो खड़े हो रहे थे। उस परेशानी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा था। तो प्रवीण जी जो बात कर रहे हैं वही बात है। भारतीय जनता पार्टी को आज से नहीं, हमने 80 के दशक से देखा है कि एक बहुत ही संगठित अनुशासित पार्टी है। और जैसा संजय जी ने जिक्र किया, मेरा पहला चुनाव 1984 का था। उस समय हम छोटे भले थे, लेकिन राजनीतिक समझ थी कि 2 सीटों से पार्टी जो आज 304 सीटों पर पहुंची है, वो पार्टी के नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा योगदान था और अनुशासन था। लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में जैसे जैसे पार्टी ऊपर उठती गई, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती जा रही है। हम उत्तर प्रदेश और गुजरात राष्ट्रीय संदर्भ में छोड़ दें तो बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस समय, जिस तरह से कर्नाटक में हमने पलायन देखा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पलायन देख रहे हैं, कैलाश जोशी के बेटे संदीप जोशी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और एक बड़ा पलायन मध्य प्रदेश में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में वही परिस्थितियां थी, 11-12 रेबल्स खड़े हो जाते हैं। तो ये जो परिस्थितियों का सामना भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में बड़ी बुरी तरह से करना पड़ रहा है। और इस समय 2 ही गुट नहीं, राजीव जी, मैं और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय तिकोना संघर्ष चल रहा है। वो एक संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए निशानदेह। और इस बात में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जब अपने पतन का दौर शुरू हुआ था, उस दौर में जो परिस्थितियां कांग्रेस के सामने थी कि कार्यकर्ताओं की बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा था, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, उनकी भावना, उसी तरह का बिल्कुल उस दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी जा रही है। तो आने वाले अगर प्रदेश के संदर्भ में हम देखें, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल यहाँ पर अभी इतने बड़े स्तर पर उस विघटन का सामना नहीं कर रही है। और जैसा प्रवीण जी ने कहा कि अपने जो पुराने कार्यकर्ता है कि जरूरत के वक्त तो उनको छिटक दिया जाता है और काम के वक्त उनको बुला लिया जाता है। तो इस तरह की चीजों को भूलकर अगर अपने पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ती है तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से एक मजबूत चुनौती कांग्रेस के सामने खड़ी कर सकती है। जी संजय जी, प्रण लिया गया है 4/4 की 4 सीटें जीतनी है। अधीर जी की बात भी सुनी आपने, प्रवीण जी की भी सुनी। दोनों ने कहा है कि वर्कर की याद तब आती है जब चुनाव आते हैं। 5 साल आपने आम वर्कर को नहीं पूछा, वो घरों में बैठ गए। ठीक है, पार्टी के लोग थे, खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, लेकिन घरों में बैठ गए। उसका नुकसान आपने विधानसभा चुनाव, उपचुनावों में झेला। अब उस वर्कर को के पास किस मुंह से जाएंगे कि अब फिर वो तो वही बोलेंगे फिर हमारा इस्तेमाल करने का दौर आ गया। तो इस परिस्थिति से पार्टी कैसे निपटेगी? जी संजय जी। देखिए, कई बार जब हम सत्ता में होते हैं तो सत्ता जो है वो संगठन के अंदर की कई बार अति आत्मविश्वास की परिस्थिति पैदा कर देती है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को लगता है कि हम जिस स्थान पे हैं वो कभी हमसे छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर आधारित पार्टी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, प्रवीण जी की भी बात मैं सही मानता हूँ, रोहाल जी की बात से भी मैं सहमति जताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये मान करके चलता हूँ कि हम उस पीढ़ी और उस सोच के साथ, संगठन की सोच के साथ चले हैं जहाँ पे सत्ता नहीं समाज बनाएंगे। ऐसी स्थिति को लेकर के हम, इस सोच को लेकर के हम चले थे। और निश्चित तौर पे कुछ चीजें जो है वो अगर संगठन के अंदर कुछ ऐसी चीजें आई है, समय रहते कोशिश करेंगे, बिंदल जी भी करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी इसके ऊपर पूरी नजर बनाए हैं। और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलना, और अगर कोई संगठन के अंदर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, तो उस गलती को स्वीकार भी करना है और उन कार्यकर्ताओं को आगे लेकर के भी चलना है। आखिरकार संगठन जो है इतना बड़ा परिवार है, उसके अंदर हो सकता है मतभेद भी होते हैं, कुछ जगह मनभेद भी आ जाते हैं, लेकिन समय रहते उन सभी चीजों को जो है वो पूरा करना, उन कार्यकर्ताओं की जो निराशा है उसको सकारात्मक उस पर लेकर के जाना और उनको साथ चलाना, तो उसी के आधार बना करके। और निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जो है वो देश के अंदर चेहरा है। ऐसा नहीं है कि जैसे रोहाल जी ने कहा कि केवल एक व्यक्ति के ऊपर। निश्चित तौर पे जब संगठन चलता है तो उसका मुखिया एक ही बनाया जाता है।
जब संगठन को उससे पहले मोदी जी से पहले जो है जब वाजपेयी थी तो वाजपेयी चेहरा रहते थे, तो उसी को लेकर के ऐसा कांग्रेस के अंदर भी एक ही चेहरा बना है। मल्टीपल फेसेस के साथ पार्टियां नहीं चलती है। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व एक व्यक्ति आगे किया जाता है, बाकी सब साथ में चलते हैं। उसी के आधार पे हम आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे और निश्चित तौर पे समय रहते ऐसी स्थितियां जो है वो संभालने का प्रयास बिंदल जी भी करेंगे, संगठन मंत्री आए हैं वो भी करेंगे, और बाकी भी कार्यकर्ता जो हैं जो जिन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई है वो अब अपनी जिम्मेदारियां जो है वो संगठन के अंदर भी निभाएंगे। जहां तक प्रवीण जी ने बात कही कि हमें क्या मिला, ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो ऐसा ही चलना होता है, उनमें हम भी हैं, उनमें आप भी थे, उनमें और भी कई कार्यकर्ता है। सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो चुनाव लड़ाया नहीं जा सकता, लड़ेंगे तो अटक ही ठीक है। अब कुछ चीजें जैसे माना जाता है कि भाग्य जो है वो बहुत बड़ा चुनावी राजनीति के अंदर विशेषकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो भाग्य का खेल है, नहीं होगा तो नहीं सही, लेकिन अब उसको लेकर के जो है वो परिस्थितियों के ऊपर केवल हम कि नहीं टिकट दी और घर में बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं है। जी जी संजय जी। आखिरकार जहां इतने समर्थ चीजों का हमें चेहरा, इनके ऊपर जो वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच रख करके नहीं चलती है। जी संजय जी, अभी आपके 4 पार्लियामेंट हैं। मंडी पार्लियामेंट की कमान अभी से जयराम ठाकुर जी ने संभाल ली है, उन्होंने तेज रफ्तार से दौरे शुरू कर दिए हैं। वहीं हमीरपुर पार्लियामेंट अनुराग जी का है, उन्होंने भी पूरी तरह से जुट गए हैं वो चुनावों की तैयारी में। शिमला पार्लियामेंट में सुरेश कश्यप जी को सहारा है डॉक्टर राजीव बिंदल का, और राजीव बिंदल जी ने अपनी कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है और आगे वो इम्प्लीमेंट भी होगी। लेकिन आपका सबसे बड़ा मतलब जो एक राजनीतिक गढ़ जिला है और वो है कांगड़ा पार्लियामेंट। कांगड़ा पार्लियामेंट में अभी तक आपकी गतिविधियां दिख नहीं रही हैं, उसको अभी तक कहीं भी फील्ड पे नहीं उतर रहे हैं, चाहे आपके वहाँ के सांसद हैं, चाहे आपके वहाँ की लीडरशिप है, सारी घरों में बैठी है, अभी तक फील्ड में नहीं है। ये क्या कारण है, कांगड़ा में क्यों मायूसी है? जी संजय जी। ऐसी 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 मायूसी नहीं है। पिछले कल भी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनकी बैठक यहाँ पे धर्मशाला में हुई है, और विपिन परमार जी ने उस बैठक को जो है वो लिया है। आज जिला कांगड़ा की बैठक है, अभी चल रही है, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में जुड़ना था तो मैं बैठक छोड़ करके आया हूँ। ऐसा नहीं है, हर जगह पे नूरपुर की बैठक हो रही है, चंबा की बैठक होगी, और अपने प्रदेश अध्यक्ष बिंदल जी के कार्यक्रम जो है वो भी तय किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, संगठन को गति दी जा रही है, पूरी तरह से जो पार्टी एक्टिव है। अब कोई निराशा के दौर में नहीं है, हम किसी हताशा के उसमें भी नहीं है। अच्छे कार्यक्रम जो है वो पार्टी के आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, और पार्टी कांगड़ा जो है, कांगड़ा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और है भी, और आगे भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्लियामेंट्री क्षेत्र को जो है वो नकारा जा रहा है या उसमें कम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जयराम जी मंडी से रहे हैं, मंडी में उन्होंने 10 में से 9 सीटें जीती हैं, और भारतीय जनता पार्टी का वहां पे भी कार्यकर्ता का मोराल बूस्ट हुआ होगा। बाकी 7 लगते जो, चाहे वो शिमला जिला के कुछ क्षेत्र हैं, चाहे वो किन्नौर और लाहौल स्पीति हैं, कुल्लू है, वहां पे भी उनके दौरे होंगे। अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं, और उनका भी हमीरपुर के अलावा भी जो है वो उनका पूरे प्रदेश के अंदर एक अपना प्रभाव है, उनके दौरे भी होंगे। जहां आवश्यकता जिस नेता की पड़ेगी वो नेता वहां जाएगा। पार्टी को जिताना, 4 की 4 सीटें जीतना, ये हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आने वाले समय में आप देखेंगे हमारे कार्यक्रम कुछ राष्ट्रीय स्तर से कार्यक्रम आए हैं, जो पूरे देश के अंदर संगठन को लेकर के जो है एक महा जनसंपर्क अभियान चलाने का कार्यक्रम जो है वो पार्टी को मिला है, और उसी के अंतर्गत जो है वो हर कार्यकर्ता के साथ जो है वो तालमेल बना करके जो भी कार्यक्रम प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के मिलेंगे, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो है वो कार्यकर्ता अपना काम करते रहेंगे। संजय जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि विधानसभा चुनावों में धूमल जी की भूमिका हमने भाजपा ने बिल्कुल कम कर दी, कम क्या कर दी, खत्म ही कर दी। तो क्या इन पार्लियामेंट चुनावों में धूमल जी की भूमिका कुछ ना कुछ रहेगी क्या? बिंदल जी तो प्रयासरत है। जी जी संजय जी। आपकी आवाज नहीं आ नहीं, मेरे को आ रही है आपकी, बताइए।
धूमल जी की भूमिका लोकसभा चुनावों के प्रचार में रहेगी क्या? जी, कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत आ रही है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, भाजपा हार से जीत का रास्ता कैसे बनाएगी, क्या उसकी योजनाएं होंगी, किस तरह से वर्कर में जाएगी। तो सभी ने अपनी राय दी, लेकिन जो वर्कर अपेक्षित है और घर में बैठा है, उसी के कारण आप उपचुनाव हारे, आप विधानसभा चुनाव हारे। अब उस वर्कर के पास आप तब जा रहे हो जब आपको फिर से जरूरत है लोकसभा चुनावों में। उससे पहले आपने उस वर्कर को याद नहीं किया, और उन वर्कर की तादाद हजारों में नहीं लाखों में है। तो भाजपा इस हार से जीत का रास्ता कैसे निकालेगी? बिंदल जी के आगे चुनौतियां हैं, टीम उनकी क्या करेगी, पुराने नेतृत्व को कैसे लेके जाना है, धूमल जी की इस लोकसभा चुनाव के प्रचार में क्या भूमिका होगी, इस पे भी अभी तक पार्टी स्पष्ट नहीं है। तो देखेंगे आगे कैसा होगा इनका प्रचार, लोगों के बीच में कैसे जाएंगे। लेकिन ये तो तय है कि गारंटियों पे कांग्रेस को भाजपा घेरने वाली है, और गांव गांव जाके घेरने वाली है। तो उससे पहले हो सकता है कि गारंटियों की तरफ तेजी से कांग्रेस बढ़े। अगर कांग्रेस तेजी से बढ़ती है तो ये जो पैंतरा है ये उल्टा भी पड़ सकता है भाजपा को। जी, आपने इस चर्चा में सबने भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।